Hello viewers, today I am with you all with a new chapter that is known as narration. Narration is a very beautiful chapter because it provides us platform to write the long sentences in a correct form. Let us see and enjoy the class. As I told you, I am going to start a chapter known as narration. ये नरेशन क्या है? अगर इसको गौर से देखा जाए तो ये एक वर्ब से बना जिसको हम लोग जानते हैं नरेट के नाम से. नरेट का अर्थ होता है वर्णन करना. नरेशन नरेट का नाउन फॉर्म है जिसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है वर्णन. लेकिन ग्रामर की दुनिया में यह नरेशन जिस चीज को दिखलाने का काम करता है उसे हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट. स्टेटमेंट स्टेटमेंट यानी कथन. कथन जो हम बोलते हैं. अगर सवाल ये उठता है कि नरेशन का अर्थ यदि कथन होता है तो कथन का तात्पर्य क्या है? कथन का तात्पर्य हो जाता है सिंपल वे में एक सेंटेंस. और जब सेंटेंस कहते हैं तो सेंटेंस का तात्पर्य क्या हो जाता है? तो सेंटेंस का तात्पर्य हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग न्यू. All these things are quite already studied by you. What is narration? So narration is a kind of a statement. What is a statement? It is similar to a sentence. And when we talk about sentence, sentence means the combination of subject, verb and object. You have already studied in different kinds of sentences. यह narration कितने प्रकार का होता है? तो इसे हम दो भागों में बांट देते हैं. एक को कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच और दूसरे को कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच. आप इसे प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन के नाम से भी जानते हैं. डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. अगर स्पीच को देखा जाए तो यह स्पीच क्या है? स्पीच हमारा नाउन है. तो इसका वर्ब क्या होता है? इसका वर्ब हो जाता है स्पीक. और स्पीक मीन्स बोलना. स्पीक वर्ब है और स्पीक का नाउन फॉर्म है स्पीच. जो हम बोलते हैं. हम कितने प्रकार से बोल सकते हैं? तो हम डायरेक्ट बोलते हैं और इनडायरेक्ट बोलते हैं. सवाल ये उठता है कि डायरेक्ट स्पीच किसको बोलेंगे? पहले इसको समझते हैं. और इनडायरेक्ट किसको बोलेंगे? फर्ज कीजिए कि 8 बजे से क्लास शुरू होनी थी. 7:55 पर एक छात्र क्लास में प्रवेश किया और मैंने उस छात्र से कहा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं क्लास नहीं लूंगा. मेरे और छात्र के बीच जो बातचीत हुई वो कैसी बातचीत थी? वह बातचीत डायरेक्ट थी क्योंकि छात्र से मैं डायरेक्ट मुखातिब था और सामने सामने फेस टू फेस बात कर रहा था. इतना कह करके मैं वापस आ गया. दूसरे छात्र, तीसरे छात्र, बाकी सारे छात्र वहां पर पहुंचे तो उस छात्र ने उन बाकी छात्रों को कहा कि सर की तबीयत आज ठीक नहीं है, सर आज क्लास नहीं लेंगे. यह जो बात थी बाकी छात्रों के साथ जो उस छात्र ने शेयर किया वो कैसी बात है? वह बात है इनडायरेक्ट स्पीच की, अप्रत्यक्ष कथन की. मेरी सारी बातों को बिना अर्थ में कोई बदलाव लाए हुए उसने हूबहू वही बात रखी. वह किस प्रकार का कथन कहलाएगा? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट स्पीच.
इसको और भी समझ सकते हैं आसान तरीके से। किसी के द्वारा कही हुई बात को हम दो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। जब कोई स्पीकर के मूल कथन को हम दूसरे से हूबहू उन्हीं शब्दों में कहते हैं तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और स्पीकर के मूल कथन में कुछ हेर फेर करके किंतु आशय को अक्षुण्ण रखते हुए हम जो कुछ भी कहते हैं उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के अर्थों में कोई अंतर नहीं होता, दोनों के अर्थ बिल्कुल एक जैसे होते, अर्थ में कोई अंतर नहीं होता। और इसको स्पष्ट मैं कर दूं, डायरेक्ट स्पीच जैसे आप कहते हैं, सेंटेंस एक छोटा सा ले रहा हूं एग्जाम्पल में, ही said to me I saw you yesterday in the market. I saw you yesterday in the market. एक एग्जाम्पल और लेते हैं। The girl said to her mother, the girl said to her mother, my plate is empty. गौर करेंगे इस वाक्य में, इन दोनों वाक्य में, दोनों एक ही प्रकार के वाक्य हैं और डायरेक्ट सेंटेंस है। He said to me को जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया इसका रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्ट वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा दिया गया, यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्ट करता हुआ वर्ब। और जो आप इन्वर्टेड कॉमा में देख रहे हैं, आई सॉ यू यस्टरडे इन द मार्केट, ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा का जो सेंटेंस है इसे हम कहते हैं इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। नीचे वाले सेंटेंस में जो मैंने दो एग्जाम्पल आपको दिखाया है, द गर्ल सेड टू हर मदर, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। माई प्लेट इज एम्प्टी, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। गौर करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में जो बातें कही जाएगी उसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के पहले हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक कॉमा का होना आवश्यक होता है। इन्वर्टेड कॉमा में हम पहला, इसमें दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा में जो टेंस को रखे हैं, दूसरे हिस्से में किसी टेंस का, किसी मॉडल्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी नरेशन क्या है? तो नरेशन का शाब्दिक अर्थ होता है वर्णन। लेकिन नरेशन है क्या? तो नरेशन एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट का मतलब एक सेंटेंस। और जब सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस में क्या होता? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सवाल ये उठता है कि ये डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, ये सारी बातें जो चर्चा में आ रही है, इसके पीछे का मूल कारण क्या है? इसके पीछे का मूल कारण है, आपको याद होगा, नरेशन कोई ग्रामर का चैप्टर नहीं है, बल्कि यह वह चीज है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में शुद्धता के साथ अंग्रेजी को लिखना और बोलना सीखता है। आज मैं शुरुआत कर रहा हूं, जाहिर सी बात है काफी ध्यान देने की आवश्यकता होगी, और यदि नरेशन नामक चैप्टर पर आपकी पकड़ बन गई तो इसमें कोई संशय नहीं है कि आप लंबे लंबे बड़े सेंटेंसेस को लिखने में
बोल्डनेस को प्राप्त कर लेंगे, एक ताकत को प्राप्त कर लेंगे। आपको याद होगा मैंने एक छोटी सी बात समझाई थी कुछ समय पहले, मैं हल्का सा रिवाइज कर रहा हूं। मैंने आपसे शेयर किया था कि अंग्रेजी की दुनिया में टोटल सेंटेंस जो है वह मात्र 5 प्रकार के हैं। आपको याद होगा ये पांचों प्रकार के सेंटेंस स्वभाव से 2 भागों में बटे हुए हैं। ये समझने और सीखने के लिए मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये मेरा अपना अनुभव है जिसको मैं फ्रीली अपने छात्रों के साथ शेयर करता हूं। ये सेंटेंस जिसकी टोटल प्रकार अंग्रेजी की दुनिया में मात्र 5 है, ये 2 भागों में विभाजित है। पहले को कहते हैं छोटा सेंटेंस, छोटा सेंटेंस, और दूसरे को कहते हैं बड़ा सेंटेंस। समझने का प्रयास करेंगे, हालांकि ऑलरेडी डिस्कस्ड है। छोटा सेंटेंस की श्रेणी में 2 भाग बनता है। एक को कहते हैं एक्टिव सेंटेंस और दूसरे को कहते हैं पैसिव सेंटेंस। और बड़ा सेंटेंस की दुनिया में भी 2 भाग बनता है। एक को कहते हैं डायरेक्ट सेंटेंस और दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस। अंग्रेजी यहां पर समाप्त सी हो जाती है और आपको एक चेतावनी देते हुए एक सलाह भी दिया था कि आपके मस्तिष्क में कम से कम 3 चैम्बर होने चाहिए ताकि सेंटेंस को आप सीख सकें। सेंटेंस को क्यों सीख सकें? क्योंकि सेंटेंस को हमें लिखना है और बोलना है। ये जानकारी मैं पहले भी दिया हूं। जब आप शुरुआत में टेंस को सीख रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि टेंस और मॉडल्स जो कि एक्टिव सेंटेंस सिखलाते हैं, जहां पर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसको दिमाग के पहले चैम्बर में डालें। पैसिव जब शुरू कर रहा था तो मैंने ये आपसे कहा था कि पहला चैम्बर को बंद कर दें और दूसरा एक नया चैम्बर खोलें जिसमें पैसिव के रूल को रख लें। और आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है मैं कहना चाहूंगा दूसरा चैम्बर को बंद कर दें और तीसरे चैम्बर को खोल लें, और आज के बाद से जितनी भी चीजें जाएंगी उसको मस्तिष्क के तीसरे चैम्बर में डालें। और ध्यान रखें कि पहला चैम्बर का संपर्क दूसरे से और दूसरे का संपर्क तीसरे से बिल्कुल ना हो। अगर आप ऐसा करने में सफलता हासिल कर लेते हैं तो बिलीव मी, अंग्रेजी भाषा में कहीं पर कंफ्यूजन आपको नहीं मिलेगी। और यदि आप नहीं कर पाते हैं तो निसंदेह कभी चैम्बर 2 का नियम टकराएगा चैम्बर 3 के साथ, कभी चैम्बर 3 का नियम टकराएगा चैम्बर 1 के साथ, और आपकी सेंटेंस को लिखने और बोलने में गलतियां होती रहेंगी और आपके मस्तिष्क में आएगा बड़ा कंफ्यूजिंग भाषा है। ये 5 प्रकार के सेंटेंस जिसे हम 2 भागों में बांटे हैं, छोटा और बड़ा। छोटा सेंटेंस भी 2 प्रकार का, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव सेंटेंस में क्या होता है तो आपको याद होगा कि एक्टिव सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, जिसे आप टेंस और मॉडल्स में सीखा है। दूसरा पैसिव सेंटेंस में क्या होता है तो एक ऑब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। आपको याद होगा पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है जबकि एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपने पढ़ा है इसे। डायरेक्ट सेंटेंस में क्या होता है तो डायरेक्ट सेंटेंस में एक से अधिक सब्जेक्ट, एक से अधिक वर्ब इन्वर्टेड कॉमा में रहता है। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में भी एक से अधिक सब्जेक्ट, एक से अधिक वर्ब, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा को हम हटा देते हैं। अगर इन्वर्टेड कॉमा को मैंने हटा दिया तो वह सेंटेंस इनडायरेक्ट हो जाएगा। शर्त यह है कि उसके पास एक से अधिक सब्जेक्ट और एक से अधिक वर्ब हो, तभी तो लंबा सेंटेंस कहलाएगा। जिन छात्रों का टेंस पर पकड़ है, मॉडल्स को समझने लगे, जिन छात्रों का पैसिव पर क्लियरेंस हो चुका है, उनको बड़ा आनंद आएगा नरेशन को सीखने में और करने में। बहुत आसान महसूस करेंगे नरेशन को करना। और जिनका टेंस में प्रॉब्लम होगा, मॉडल्स में प्रॉब्लम होंगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच को ठीक से पकड़ नहीं रहे होंगे, पहचान नहीं रहे होंगे, सेंटेंस को पहचानने में दिक्कत हो रही होगी,
तो निसंदेह उनके साथ नरेशन एक प्रॉब्लमेटिक चैप्टर साबित होगा। इसलिए पहले पूर्व की चीजों को क्लियर करना आवश्यक होगा। लेट अस स्विच ओवर द मेन पॉइंट। नरेशन जो दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट सेंटेंस जब स्पीकर के मूल कथन को हम दूसरे से हूबहू उन्हीं शब्दों में कहते हैं तो डायरेक्ट, और जब स्पीकर के मूल कथन में कुछ हेर फेर कर किंतु आशय को बिना बदले हुए, आशय को अक्षुण्ण रखते हुए जो कुछ भी हम कहते हैं वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा होती है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा नहीं होती है। What you have understood? In our speech, we often speak to the other person or something that was said to be us by somebody. In other words, we often report a speech, whether ours or someone else. We do this in two ways. We either report the speech exactly as we had heard or said it without making any change. This is called direct speech. For example, he said to me, I saw you yesterday. The girl said to her mother, my plate is empty. When we change these two sentences, then what will be the formation of indirect sentence? Let us see and enjoy. यदि आप पहले सेंटेंस को He said to me, I saw you yesterday, अगर इसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो सेंटेंस हमें लिखना चाहिए पहला का he said to me। आप चाहे तो ज्यों का त्यों रिपोर्टिंग वर्ब को लिख दें। अगर आपकी इच्छा है कि मैं यहां पर टोल्ड का प्रयोग करूं तो आप टोल्ड का प्रयोग करें, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ बातों को मस्तिष्क में रखना जरूरी होगा। पहली बात, टोल्ड का प्रयोग उस वक्त बिल्कुल ना करें जब आपके रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो। ध्यान दीजिएगा, ही सेड टू मी में मी हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड का प्रयोग ना करें, पहली बात। और जब टोल्ड का प्रयोग करते हैं आप तो उसके साथ टू का प्रयोग भूल करके भी ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि सेड टू को हटाकर आप टोल्ड लिखना चाहते हैं इस वाक्य में तो सही होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है हम लोग के पास, लेकिन टोल्ड के साथ टू का प्रयोग नहीं होगा। आप चाहें तो ज्यों का त्यों भी रख सकते हैं। हमने ही सेड टू मी को ही सेड टू मी ज्यों का त्यों रखा है, या ही टोल्ड मी भी लिखा जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे टोल्ड का प्रयोग हम उस वक्त नहीं करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता, पहली बात। और दूसरी बात, टोल्ड का जब प्रयोग करेंगे तो टू का प्रयोग नहीं होगा। हम लोग सीख रहे हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करना, और खास तौर पर असर्टिव सेंटेंस को आज सीख रहे हैं। शुरुआत मैं यहीं से कर रहा हूं। He said to me को मैंने ज्यों का त्यों रख दिया। अब ये आपका कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमें एक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा दैट, और यह प्रयोग करना पड़ेगा असर्टिव सेंटेंस के साथ। यह सेंटेंस असर्टिव है, आप पहचान रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस की पहचानने का एक आसान तरीका है कि वह सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है। अब यहां से आगे चले, दैट के बाद आई आ गया, तो आई को हम सीधा सीधा बदल देंगे ही में। उसके बाद टेंस हमें दिखाई पड़ रहा है, हैड का प्रयोग करेंगे। हैड के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म आ जाएगा सीन। उसके बाद हमें लाना पड़ेगा मी को, और यस्टरडे को हमें बदल देना होगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। दूसरे सेंटेंस को यदि हम इनडायरेक्ट में चेंज करें तो यह हो जाएगा द गर्ल सेड टू हर मदर। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट माई प्लेट इज इम्पटी, हर
प्लेट वॉज इम्पटी, और यह सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया। अगर अर्थ के दृष्टिकोण से देखें तो दोनों सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में कोई अंतर नहीं है, दोनों का अर्थ बिल्कुल एक जैसा है। अगर मेरी भाषा में आप जाने तो नरेशन एक आर्ट है, और इस आर्ट को सीखना आवश्यक है, आवश्यक नहीं अति आवश्यक है, ताकि आप लंबे लंबे सेंटेंस को लिख सकें और बोल सकें। सवाल ये उठता है, ये आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ही सेड टू मी को मैं ज्यों का त्यों रखा, यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट रखा, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहां आई था तो मैंने ही कैसे कर दिया, ही के बाद हैड कैसे आ, वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे हुआ, द प्रीवियस डे क्यों आ गया। इसी चीज को सीखने के लिए कुछ नियमों पर ध्यान देना आवश्यक हो। उन नियमों को यदि आप याद कर लेते हैं, चाहे याद करने का तरीका रट कर हो या जैसे भी हो, तो आपको बड़ा आसानी महसूस होगा इनडायरेक्ट को चेंज करना, और बाकी चीजों को मैं आपको सिखला दूंगा कि कैसे, कितना इजी है इसे सीखना। सबसे पहले हम लोग ध्यान दें उन नियमों की तरफ जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इस क्रम में मैं बता दूं आपको कि एक शब्द है टीपीटी। अगर टीपीटी को हमने चेंज करना सीख लिया या मस्तिष्क में रख लिया, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम लोग जो भी बातें आज करेंगे उसको मस्तिष्क के तीसरे चैम्बर में डालेंगे। ये टीपीटी किस पर स्टैंड करता है, तो टी फॉर टेंस, पी फॉर पर्सन एंड टी फॉर टाइम, यानी टेंस, पर्सन एंड टाइम, इसको बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच को करेंगे, बहुत बहुत जरूरी है। टीपीटी, इट मीन्स द आर्ट ऑफ नरेशन इज हिडन इन द चेंजेस ऑफ टीपीटी, यानी टेंस, पर्सन एंड टाइम। मैं इन सारे नियमों को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आप चाहें तो मेरे साथ आप नोट कर ले कॉपी पर। मैं हल्के से ब्रीफ कर दे रहा। नरेशन एक कथन को कहते हैं, और यह कथन एक सेंटेंस होता है, एक वाक्य होता है जिसकी अभिव्यक्ति हम दो तरीके से करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सेंटेंस में टू पार्ट्स होते हैं, एक को कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरे को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और डायरेक्ट सेंटेंस हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में रहता है, कोटेशन मार्क्स में रहता है। जब उसे हम इनडायरेक्ट करते हैं तो कोटेशन मार्क्स हट जाता है और मस्तिष्क में रखना पड़ता है उन नियमों को जिनका संबंध हमारा टेंस, पर्सन और टाइम से होता है। अगर ये टेंस, पर्सन और टाइम के नियमावली हमारी मस्तिष्क में सेट कर जाए तो नरेशन का कोई भी सेंटेंस बाकी ना हो, बाकी चीजों को सीखना आसान होगा। तो सबसे पहले रूल्स को देखें। हम लोग चेंज करने के लिए सबसे पहले टेंस को लाते हैं। आप मेरे साथ चाहें तो नोट करते चलें, मैं लिखता भी चलूंगा और बोलता भी चलूंगा। चेंज ऑफ टेंस। यदि डायरेक्ट सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच निम्नलिखित टेंस में हो तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में निम्नलिखित टेंस होगा।
प्रेजेंट इंडेफिनिट जब होगा डायरेक्ट सेंटेंस, उसे हम बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा डायरेक्ट सेंटेंस, उसे बदल देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट में होगा डायरेक्ट सेंटेंस, तो उसे बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा डायरेक्ट सेंटेंस, तो इनडायरेक्ट में हम कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि पास्ट इंडेफिनिट रहा डायरेक्ट सेंटेंस, उसको कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। और यदि पास्ट कंटिन्यूअस में रहा हमारा डायरेक्ट सेंटेंस, उसे बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और यदि पास्ट परफेक्ट में रहा, तो ये थोड़ा स्पेशल है, उसे हम पास्ट परफेक्ट में ही रखेंगे। क्योंकि ये स्पेशल है, इसलिए इसको मैं एक ब्लॉक में लिख रहा हूं। पास्ट परफेक्ट का जब डायरेक्ट सेंटेंस होता है, तो उसमें टेंस का चेंजेस नहीं आता। अब रही बात मॉडल्स की, जैसे अगर विल रहा, या शैल, या कैन, या मे, या फिर विल बी, शैल बी, कैन बी, या मे बी, ये मॉडल्स हैं। तो इनको हम जब इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे, तो बदल देंगे वुड में, शुड में, वुड में, मे को बदल देंगे माइट में, विल भी रहेगा तो वुड भी कर देंगे, शैल बी को शुड भी कर देंगे, कैन बी को वुड भी कर देंगे, मे बी को माइट भी कर देंगे। अगर मे हैव होगा तो माइट हैव कर देंगे, कैन हैव होगा तो कुड हैव कर देंगे। इस बात का ध्यान रखना है। विल होगा तो वुड कर देंगे, लेकिन अगर वुड है डायरेक्ट सेंटेंस में, तो विल नहीं करेंगे, वुड वुड ही रह जाएगा। अगर शुड है डायरेक्ट सेंटेंस में, तो शैल नहीं करेंगे, शुड ही रह जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। इतने नियमों को, बड़ी छोटे से संक्षिप्त से नियम है, मस्तिष्क में रखना है। ये चेंज ऑफ टेंस है और कुछ मॉडल्स। दूसरा हम लोग देखें, दूसरी नियमावली को दिमाग में रखना है, चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन क्या कहता है? सबसे पहला, फर्स्ट पर्सन ऑफ reported speech will be changed according to the subject of reporting verb। दूसरा नियम कहता है, सेकेंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड according to the object of
ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और तीसरा और अंतिम कहता है कि देयर विल नॉट बी एनी चेंज ऑफ थर्ड पर्सन। इस पर्सन में छात्रों के द्वारा गलतियां काफी हो जाती हैं, और इस गलती को सुधारने के लिए प्रारंभ के क्लासेस में जब आप केस को सीख रहे थे तो मैंने एक चार्ट दिया था। उस चार्ट में था, मैं उस चार्ट को पुनः लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद भी हो जाए और आपको नरेशन को करने में दिक्कत भी नहीं आए। ये चार्ट बड़ा महत्वपूर्ण है। वह चार्ट मैंने बनाया था सिंगुलर, प्लूरल, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। I, my, me, we, our, us, you, your, you, your, you, he, his, him, she, her, it, its, it, they, their, them। ये एक चार्ट मैंने केस को सिखलाने के क्रम में आपके साथ शेयर किया था और ये अनुरोध किया था आप लोगों से कि आप लोग इसे याद कर लें। ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और ये आपका थर्ड पर्सन, ये तीनों की कैटेगरी मैंने लिख डाली। अब इसको याद अगर आपने कर लिया है तो बड़ा मैजिक सा महसूस होगा नरेशन को करने में। और जिन छात्रों को याद नहीं है उनके लिए मैं क्या बोल सकता हूं, याद तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, एक आदत तो बनानी पड़ेगी। और आपको पता है कि अच्छी आदतें जिनके पास होती है, जिनके पास पेशेंस होता है, वह ही कुछ आगे सीख पाते हैं। सीखने के लिए सुनना और देखना बहुत जरूरी है। यदि आप 100% सुनते हैं या 100% देखते हैं, चाहे वो स्कूल का क्लास हो, क्लासरूम का लेक्चर हो, या फिर आप वीडियो के माध्यम से भी 100% देखते हैं, 100% सुनते हैं, तो निसंदेह सीखना भी 100% होगा। अगर 100% नहीं हुआ तो 90% तो गारंटीड है होगा। लेकिन अगर देखने का काम ही हम 20% करते हैं, 20% सुनते हैं, तो 100% रिजल्ट कैसे हो सकता है? ये चार्ट आपको याद करना होगा। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। ये चार्ट मस्तिष्क में रखनी होगी। हम लोगों ने 2 नियमों को सीख लिया, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, और एक अंतिम बचा हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ टाइम, या आप कह सकते हैं चेंज ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम। बात एक ही होगी। जैसे आप कहते हैं एस्टरडे, अगर डायरेक्ट सेंटेंस में है तो आपको लिख देना चाहिए द प्रीवियस डे। यदि आप देखते हैं टुमारो तो आपको लिखना चाहिए द नेक्स्ट डे इनडायरेक्ट सेंटेंस में। यदि आप कहते हैं टुडे तो टुडे को बदल देंगे दैट डे में। यदि आप कहते हैं टू नाइट तो ये बदला जाएगा दैट नाइट में। यदि आप कहते हैं दिस तो दिस को बदल देंगे दैट में। यदि आप कहते हैं दीज तो ये बदल जाएगा दोज में। यदि आप कहते हैं एगो तो ये बदल जाता है बिफोर में। यदि आप कहते हैं नाउ या फिर जस्ट तो इसको बदल देते हैं मोटा मोटी देन में। ये कुछ शब्द हैं
यस्टरडे होगा द प्रीवियस डे कर देंगे, टुमारो होगा द नेक्स्ट डे कर देंगे, टुडे होगा दैट डे कर देंगे। ये याद रखना होगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हम लोगों ने कितनी चीजों को डिस्कस किया नरेशन को सीखने के क्रम में? 3 महत्वपूर्ण चीजें। सबसे पहला टेंस, मैं आपको याद कराने की भी कोशिश करता हूं। टेंस होते हैं 12, लेकिन 12 में हम सिर्फ और सिर्फ 6 टेंसेस का चेंजिंग करते हैं। और 6 टेंस को याद करने के लिए आसान है ये जान लेना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा डायरेक्ट, तो हम उसका जस्ट अपोजिट पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मस्तिष्क में सेट कर ले। अब प्रेजेंट के बाद जब पास्ट में आएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट एक को छोड़ दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट बाद कंटिन्यूअस होता है, वहां मत जाइए, पास्ट परफेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस एक को छोड़ दीजिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अंतिम दिमाग में रखिए कि पास्ट परफेक्ट का इनडायरेक्ट स्पीच में भी पास्ट ही परफेक्ट होता है। कहां भारी है, याद नहीं हो पाएगा ऐसा भी नहीं है। हाँ, टेंस को पहचानना चाहिए आपको, और टेंस को पहचानने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है टेंस में वो है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब के फॉर्म से हम टेंस को पहचान लेते हैं कि ये कौन सा टेंस में लिखा गया है या कौन सा टेंस में बोला जा रहा है या हमें बोलना चाहिए। अगर विल होगा तो हम पास्ट में कर देंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में कर देंगे वुड। लेकिन अगर वुड होगा डायरेक्ट सेंटेंस में तो विल नहीं करेंगे। शुड होगा डायरेक्ट सेंटेंस में तो शैल नहीं करेंगे। शैल होगा डायरेक्ट सेंटेंस में हम शुड कर देंगे। कैन होगा डायरेक्ट सेंटेंस में हम कुड कर देंगे। लेकिन कुड होगा डायरेक्ट सेंटेंस में तो हम कैन नहीं करेंगे। उम्मीद है आपके मस्तिष्क में आ चुका होगा। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट पर्सन जो होगा रिपोर्टेड स्पीच का, वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है? सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड पर्सन जो होगा रिपोर्टेड स्पीच का, वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। और थर्ड पर्सन जो होगा, देयर विल नॉट बी एनी चेंज ऑफ थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन जो होगा उसको हम नहीं बदलेंगे। इसको एक ग्रामरियन ने, एक विद्वान व्यक्ति ने बड़ा अच्छा फॉर्मूला दिया और उसने कहा कि अगर सन याद हो जाता है आपको, जिसको कहते हैं बेटा फॉर्मूला, तो आपको ये नियम याद हो जाएगी। सन फॉर्मूला कहते हैं इसको। सन यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, SON। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, और थर्ड पर्सन को हम कोई चेंज नहीं करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का सब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से वर्ड होंगे? तो ये चार्ट सामने है आपका। ये चार्ट में तो मात्र 3 ही वर्ड है, मैं आपको एहसास करा दे रहा हूं। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से वर्ड होंगे? तो फर्स्ट पर्सन में वर्ड होंगे आई, माई, मी, वी, आवर, अस। साथ ही साथ और जोड़ लीजिए, आपको याद होगा प्रोनाउन में आपने सीखा है, और प्रोनाउन में मैंने झूम कर बतलाया है, पूरी डिटेल से बतलाया है, गहराई के साथ बतलाया है। और कौन कौन से शब्द होंगे इन 6 के अतिरिक्त? तो माई का माइन होगा, आवर का आवर्स होगा। आपको याद आ रहा होगा रिफ्लेक्सिव और इंफैटिक प्रोनाउन से बनाते हैं, माई सेल्फ होगा और आवर सेल्फ होगा। ये सब बदल जाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन में कौन कौन से वर्ड होंगे? तो सेकंड पर्सन में वर्ड होंगे यू, योर यू, यू, योर यू। और कौन सा वर्ड होगा? तो और होगा योर्स, दूसरा होगा योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। ये मस्तिष्क में रखनी होगी। ये सारे सेकंड पर्सन के प्रोनाउन। थर्ड
थर्ड पर्सन में कौन कौन से वर्ड होंगे? तो थर्ड पर्सन में होंगे ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। इतना का बदलाव नहीं करेंगे। और किसका बदलाव नहीं करेंगे थर्ड पर्सन में? तो थर्ड पर्सन में करेंगे हर सेल्फ का नहीं, हर्स का नहीं, इट सेल्फ का नहीं, देयर्स का नहीं, और देम सेल्फ का नहीं। यानी थर्ड पर्सन नो चेंजेस। और अब बाकी बचता है चेंज ऑफ टाइम। अगर दिस होगा दैट, यस्टरडे होगा द प्रीवियस डे, टुमारो होगा द नेक्स्ट डे, दिस होगा दैट, दीज होगा दोज, नाउ होगा देन, एगो होगा बिफोर। इतनी मामूली मामूली चीजों को यदि आप मस्तिष्क में रख लेते हैं तो नरेशन बनाने का काम हम लोग अब शुरू कर सकते हैं। नरेशन क्या है? नरेशन एक स्टेटमेंट को कहते हैं। स्टेटमेंट क्या है? एक सेंटेंस है। ये सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जो हम लिखते हैं और बोलते हैं, यानी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये नरेशन जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वर्णन करना, ये मूलतः किसको दिखलाता है? स्टेटमेंट को। कितने प्रकार के स्टेटमेंट को दिखलाता है? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस के बीच में मूल अंतर क्या है? डायरेक्ट सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा होता है, कोटेशन वाली कॉमा होती है, इन्वर्टेड कॉमा होती है। लेकिन इनडायरेक्ट सेंटेंस में कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं होती। नरेशन को, इतने नियमावली को सीखने से क्या फायदा है? सीखने से फायदा है कि नरेशन नामक चैप्टर शुद्धता को सिखलाता है और हम लंबे लंबे और बड़े बड़े सेंटेंस को शुद्धता के साथ लिख भी सकेंगे और बोल भी सकेंगे। नरेशन को चेंज करने के लिए कम से कम कितने नियम हैं? तो टीपीटी। कौन कौन सा? टेंस, पर्सन एंड टाइम। कितने टेंस का हम चेंज करते हैं? तो 6। प्रेजेंट इंडेफिनिट होने पर पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट एक को छोड़कर पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस एक को छोड़कर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट नहीं। मॉडल्स विल हैव होगा तो वुड हैव कर देंगे, शैल हैव होगा शुड हैव कर देंगे, कैन भी होगा कुड भी कर देंगे, विल भी होगा वुड भी कर देंगे, लेकिन वुड भी होगा तो विल भी नहीं करेंगे। वुड भी ही रह जाएगा इनडायरेक्ट पे। और तीसरा और अंतिम, उम्मीद है आपको याद हो रहा होगा, आप याद कर सकेंगे इसे आराम से। तीसरा, एडवर्ब ऑफ टाइम को हम चेंज कर देते हैं। यदि डायरेक्ट सेंटेंस में यस्टरडे रहेगा तो हम उसे बदल देंगे द प्रीवियस डे में, टुमारो होगा द नेक्स्ट डे में, टुडे होगा दैट डे में, टुनाइट होगा दैट नाइट में, दीज होगा दोज में बदल देंगे, एगो होगा बिफोर में बदल देंगे, जस्ट और देन, नाउ और देन को हम, नाउ और जस्ट को हम देन में बदल देंगे। इतना जानने के बाद बिलीव मी, आगे आने वाले 5 प्रकार के सेंटेंस आपके सामने होंगे। इस 5 प्रकार के सेंटेंस को आपको पैसिव इनडायरेक्ट करने में बड़ा आनंद देगा यदि आप इस नियमों को दिमाग में हटाकर रखते हैं। अगर इसमें भूल होती है या आप चूक करते हैं तो फिर ये आपकी समस्या हो जाएगी। ध्यान रहे, आज शुरुआत कर रहे हैं, बड़ी सिंपल सेंटेंस को आपके सामने दिखलाएंगे, आपको उस तरीका को भी दिखलाएंगे जिस तरीके से आप आराम से इसे लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि नियम हमारे मस्तिष्क से ना निकले। लेट अस डू। आज के पीरियड में मैं आपको 4 अलग अलग प्रकार के सेंटेंस को दिखा रहा हूं और आने वाले समय में इसी पर आधारित प्रैक्टिस वर्क भी दूंगा। आज पूरा का पूरा असर्टिव को मैं समाप्त नहीं कर रहा, 4 अलग अलग पैटर्न को दिखा रहा हूं। समझने का प्रयास करें और मस्तिष्क में रखने का प्रयास करें। जैसे पहला, और जो रास्ता मैं बता रहा हूं इनडायरेक्ट करने का, उस रास्ते पर थोड़ी दूर मेरे साथ चले। जब थोड़ी दूर मेरे साथ चलेंगे तो आपको एक आदत डेवलप कर जाएगी और जब मस्तिष्क एडजस्ट हो जाएगा आपका तो आपको बड़ा आनंद आएगा। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तोड़ूंगा ताकि आपको कहीं पर कोई संशय ना हो। जैसे he
said to me, I gave you a beautiful gift yesterday। इस वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है? तो जाहिर सी बात है, आप बोलेंगे सर जहां से कॉमा शुरू हुआ है, जहां पर कॉमा पड़ा है, उसके पहले वाला रिपोर्टिंग वर्ब है। और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है? तो जो इन्वर्टेड कॉमा में है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, यानी आई गेव यू ए ब्यूटीफुल गिफ्ट यस्टरडे, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट है, आप लिख सकते हो ही टोल्ड मी। ध्यान ये रखना है, टू नहीं प्रयोग करना है। ये आप जियो का त्यों लिख दो, ही सेड टू मी, क्योंकि सेंटेंस आपका असर्टिव है और असर्टिव को पहचानना आसान है, सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, इसलिए हम सीधा सीधा इसके साथ प्रयोग करेंगे दैट। अब आगे में रिपोर्टेड स्पीच में ध्यान देना है तीन चीजों पर, टीपीटी पर। यह टीपीटी को छोड़ना नहीं है, नियम के मुताबिक बदल देना है। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो दिखाई पड़ रहा है कि ये तो आई आ गया, आई तो फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो आपको वो चार्ट याद होगा जो चार्ट मैंने ऊपर में लिखा है। ये चार्ट आपने देखा, आई माई मी वी आवर्स, इस चार्ट को याद करके रखें, बहुत इजी फील होगा आपको। आप क्या करें, ये आई को सबसे पहले लिख लें, यानी आई को जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई माई मी। किससे बदलना है, फर्स्ट पर्सन है, किससे बदलना है, तो सब्जेक्ट से, यानी सब्जेक्ट कौन है हमारा, ही, तो ही वाले पार्ट को लिख लें, ही इज हिम। आप ऐसा करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपके पास एक अच्छी आदत डेवलप कर जाएगी। बदलना किसको है, आई को, तो आपको ध्यान रखना है आई के सामने कौन सा वर्ड आया, आई के सामने आया ही, तो हम यहां पर चुपचाप ही को लिखते हैं। अर्थ को बाद में समझेंगे, पहले करना सीख लेते हैं। यहां पर ही को कैसे लाए, अगर वो चार्ट आपको याद है तो आराम से लिख लेंगे, और जब कुछ दिन आदत आपकी बन जाएगी तो आपका मस्तिष्क ही बिना लिखे हुए ही बता देगा। अब ये यहां पर ही कैसे आया, आपकी क्लियरेंस हो चुकी होगी। आगे देखें, आगे टेंस को पहचानते हैं। अब टेंस को पहचानना जरूरी होगा। किस टेंस में लिखा हुआ आई गेव यू ए ब्यूटीफुल गिफ्ट यस्टरडे, तो ये टेंस दिखाई पड़ रहा है पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का जब डायरेक्ट सेंटेंस होता है तो उसको हम बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में सहायक क्रिया होती है हैड। टेंस यदि याद है तो आपकी बात, सारी बातें दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली घूमेगी, घूमेगी नहीं दौड़ेगी। तो यहां पर हमें किसको लाना पड़ेगा, हैड को तो लाना पड़ेगा। ये हैड कैसे आया, क्यों आया, क्या क्लियर हो रहा है? आगे चले, हैड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, तो थर्ड फॉर्म, यानी गिव, गेव, गिवन, यहां पर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा गिवन। अब आगे देखते हैं, आगे फिर सेकेंड पर्सन आ गया, तो घबराने की बात नहीं है पर्सन को चेंज करने के लिए। आप पर्सन को ऊपर में लिख लें, यू, योर, यू। यू को मैंने लिखा, किससे चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है आपका मी, इस मी को हम भी लिख लेते हैं आई माई मी। अब जरा गौर से समझे, आपके पास ऊपर यू वाले कॉलम में दो यू है, एक सब्जेक्टिव केस है, एक ऑब्जेक्टिव केस है। तो जो सेंटेंस में आपका यू है वो कौन सा है, सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है? आप बोलेंगे सर ये तो ऑब्जेक्टिव है, यानी ये वाला यू है, शुरू वाला नहीं है, शुरू वाला तो सब्जेक्ट होता, ये ऑब्जेक्टिव यू है। तो यू के सामने कौन पड़ा, मी, तो हम सीधा सीधे यहां पर लिख दें मी। आगे देखें, और टीपीटी और कोई आ रहा है, तो ये तो नहीं आ रहा, ब्यूटीफुल भी नहीं आ रहा, गिफ्ट भी नहीं आ रहा। अब एक यस्टरडे टाइम आ गया, एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया, इसको कर देते हैं सीधा सीधा द प्रीवियस डे। सेंटेंस इज कंप्लीट। आई होप दिस वन विल बी easiest method to learn। अगर मैं इस तरह का सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए दूं तो क्या आप कर सकेंगे? यदि आपका उत्तर हां मिलता है तो निसंदेह आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ रही है।
दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं असर्टिव सेंटेंस में। आज 4 एग्जाम्पल दिखाने की बात मैं किया हूं, चारों में थोड़ी अलग अलग ढंग की बात होगी। जानना समझना सीखना जरूरी है, गौर करेंगे। जैसे he said you are my friend। थोड़ा मेरी सहायता करें, क्या करूं इसमें। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब को तो ज्यों का त्यों लिख सकते हैं। he said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए that। अब ये आ गया, टीपीटी का ध्यान में रखना है और चेंज करना है। यू आर माई फ्रेंड, अब ये यू सेकेंड पर्सन लिख लेते हैं। यू सेकेंड पर्सन है तो इसको सबसे पहले यू, योर, यू। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, नयापन आ गया, सीखना होगा इसे भी। हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम एक काम करेंगे, उधार लेने का। और उधार लेने का काम किससे किया जाता है? जिसके पास उधार देने की क्षमता हो। सबसे ज्यादा धनी अगर कोई नंबर पर्सन है तो वह है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। वहां आप पुरुष के लिए उधार मांगो, आपको ही मिल जाएगा। स्त्री के लिए उधार मांगो, सी मिल जाएगा। न्यूटर जेंडर के लिए इट मिल जाएगा। सबसे धनी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो आप मान के चलो हम उधार लेंगे। उधार लेंगे तो यू जो है यहां पर, आप चाहो तो यहां से ही को ले सकते हो उधार, तो ही से लेंगे तो ही, हिज, हिम हो जाएगा। अगर आप सी को ले सकते हो उधार तो सी, हर हो जाएगा। और आप चाहें तो एक पर्सन से और उधार ले सकते हैं और वह है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर को उधार लेते हो तो आई, माई, मी हो जाएगा। यानी उधार लेने का आपके पास मैंने तीन रास्ता दे दिया। बदलना किसको है आपको? तो सब्जेक्ट वाले यू को बदलना है, सब्जेक्ट वाले यू को। तो यहां पर क्या होगा, आप चाहें तो ही लिखें, सही होगा। आप चाहें तो सी लिखें, सही होगा। आप चाहें तो आई लिखें, सही होगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ मस्तिष्क में सारे नियमों को रखिए। यहां तक की बात क्लियर है। अब आगे में टेंस को देखें। ये आर से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। यदि टेंस आपको याद है तो दिखेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस से बदल देंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? वाज और वेयर। और यहां पर हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? वाज। अब आगे में फिर पर्सन आ गया, माई। माई को बदलना है तो हम लिखेंगे आई, माई, मी। कहीं पर लिख लिया जाए आई, माई, मी। ऐसा लिखने का आदत बनाए। कुछ दिन के बाद इस आदत को छोड़ दीजिएगा जब आपका मस्तिष्क एडजस्ट कर जाए। अब माई को हमें चेंज करना है, बीच वाले को चेंज करना है। फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही, हिज, हिम को लिख लिया। माई के सामने कौन सा पड़ा? हिज पड़ा, उसको ज्यों कहते हो। और फिर बाकी में आगे टीपीटी नहीं मिल रहा, हम फ्रेंड को फुल स्टॉप, हमारा इनडायरेक्ट कंप्लीट। पहला सेंटेंस में आपको तीनों को मैं चेंज करके दिखलाया, टेंस, पर्सन एंड टाइम। दूसरे में जानबूझकर ऐसे सेंटेंस को मैंने आपके सामने रखा जहां पर ऑब्जेक्ट ना हो, तो आप क्या करेंगे वह भी आपके सामने क्लियर है। तीसरा एक पैटर्न को देखते हैं असर्टिव सेंटेंस में। तीसरा असर्टिव को देखते हैं। जैसे he said to me we are going to another town with our family। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कौन रिपोर्टिंग वर्ब, कौन रिपोर्टेड स्पीच। लेट अस डू द आंसर। ही सेड टू मी, इसे तो जियो कहते हुए रख देते हैं, या आप कर सकते हैं ही टोल्ड मी। ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। अब आगे में टीपीटी जो मिलेगा चेंज करेंगे। अब सबसे पहले आ गया वी। वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, चेंज करना है।
वी, आवर, अस। मैंने लिख दिया। वी किससे चेंज करना होगा? तो वी फर्स्ट पर्सन है, ये बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या हम ही का प्रयोग करें? सवाल उठता है, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? वी हमारा प्लूरल है, वी हमारा प्लूरल है, और सब्जेक्ट जो है यह हमारा सिंगुलर है। तो प्लूरल सिंगुलर से मैच कैसे कर सकता है? प्लूरल तो प्लूरल से मैच करेगा, सिंगुलर सिंगुलर से मैच करेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें जो सिंगुलर मिल रहा है रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट, उसे प्लूरल बना देना होगा। और आपको पता है कि ही का प्लूरल होता है दे। हमें वी को बदलना है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में ही हमारा सिंगुलर है। तो हमें क्या करना चाहिए? उस सिंगुलर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को प्लूरल में बदल देना चाहिए। तो हम ही को लेकर के चलें या दे को लेकर के चलें? तो आपका उत्तर होगा सर नहीं, अब दे को लेकर चलना उचित होगा, क्योंकि प्लूरल प्लूरल के साथ मैच करता है और सिंगुलर सिंगुलर के साथ मैच करता है। यानी हमें लिखना पड़ेगा दे, देयर, देम। अब जरा सोचें, यहां पे दे कैसे आया? क्या ये क्लियर है ना? अगर ये क्लियर है तो वी के सामने क्या पड़ा? वी के सामने पड़ा दे, यानी हमें यहां पर लिखना होगा दे। आ गया टेंस आ रहा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बदल देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। दे वेयर, गोइंग टीपीटी नहीं है, टू भी नहीं है, अनदर टाउन भी नहीं है, विथ भी नहीं है, आवर आ गया। आवर फर्स्ट पर्सन और प्लूरल बदलेगा ही इसके अनुसार, ही हमारा सिंगुलर, तो इसका प्लूरल करना पड़ेगा। तो आवर के सामने क्या पड़ा? देयर, विथ देयर फैमिली। पहला सेंटेंस में सिंपली मैंने चेंज करके दिखलाया, दूसरे सेंटेंस में जानबूझकर ऑब्जेक्ट को हटा दिया, तीसरे सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में सिंगुलर सब्जेक्ट डाला और रिपोर्टेड स्पीच में प्लूरल कर दिया। तो आपको क्या करना चाहिए? ये टिप्स आपके सामने है। और एक अंतिम असर्टिव सेंटेंस का, हालांकि असर्टिव सेंटेंस समाप्त आज नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा समय हमें और देनी होगी, जिसे हम अगले वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। एक सेंटेंस और, जैसे राम सेड टू मोहन, आई एम पुअर बट यू आर रिच। ये सिंपल सा सेंटेंस है, और विशेषता यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रॉपर नाउन है, दोनों प्रॉपर नाउन। और से समझने का प्रयास करेंगे, दोनों प्रॉपर नाउन है। अब जब इसे इंडायरेक्ट करेंगे आप, तो रिपोर्टिंग वर्ब को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। राम सेड टू मोहन, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट। अब जब आगे में चेंज करेंगे तो आई आ गया। अब आई को क्या करेंगे? पहले लिख लें, आई, माई, मी, फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा राम के अनुसार। तो राम के नाम का तो पजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस होगा नहीं, उसका प्रोनाउन को लेंगे। तो राम का प्रोनाउन कौन बन जाएगा? राम का प्रोनाउन बन जाएगा ही, हिज, हिम। जाहिर सी बात है, आई के सामने कौन पड़ा? ही। एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो हमें लिखना पड़ेगा वाज पुअर, बट यू को चेंज करना है। यू आपका सेकेंड पर्सन, यू, योर, यू, ये बदलेगा किसके अनुसार? मोहन के अनुसार। तो मोहन का जो प्रोनाउन होगा वो कौन सा होगा? ही, हिज, हिम। अब यहां पर जो बट के बाद यू शुरू हुआ है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट वाले यू के सामने कौन सा पड़ा? तो ही। तो हमें लिखना पड़ेगा ही वॉज पुअर बट ही वॉज रिच। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ऐसा तब होता है जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में दो प्रॉपर नाउन आ जाए। यहां पर ये ही और ये ही, दो ही आया, ये पता नहीं चल रहा है किसके लिए आया है। तो यहां पर ग्रामरियंस कहते हैं कैसी स्थिति में ये ही जिसके लिए आया है उसका नाम आप ब्रैकेट में लिख दें।
ये ही आया राम के लिए और यह ही आया मोहन के लिए। अगर ऐसा कर देते हैं तो सेंटेंस की शुद्धता बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ये थे आज के 4 टिप्स। शुरुआत मैंने कर दिया है। नरेशन एक बड़ा चैप्टर है और यह हमें शुद्धता को सिखलाता है। ये ग्रामर नहीं है कि डरने की बात है। अगर आप शुद्धता से लंबे और बड़े सेंटेंसेस को लिखना चाहते हैं तो यही चैप्टर है जो आपको सिखला सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसकी प्रैक्टिस डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आप अपने घर पर पड़े हुए ग्रामर की किताब को उठाएं, असर्टिव सेंटेंस को निकालें और जो नियमावली के तहत जो रूल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं आप प्रैक्टिस करें। वैसे आने वाले दिनों में मैं भी आपको प्रैक्टिस सेशन दूंगा और अपने साथ ही आपको निर्देश दूंगा कि आप उसका इनडायरेक्ट करें। साथ ही साथ करेक्शन भी होता चलेगा, आपको एहसास भी होता रहेगा कि मैं कितना ट्रैक पर हूं। लेकिन ध्यान रहे यह चैप्टर उनको ज्यादा आनंद देगा जिनका टेंस क्लियर है, जिनका मॉडल्स बहुत बेहतर है, जिनका पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने और समझने में दिक्कत नहीं हो रही और जिनका पैसिव वॉइस पर पकड़ है, वो नरेशन का आनंद खूब उठाएंगे। और अंत में एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जितना सीखने में, नई नई चीजों को सीखने में और जानने में आनंद है, जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होता है, उतना किसी चीज में नहीं है। विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड टुडे सेशन by saying all of you a lot of thanks. Thank you very much.